नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपनी ऑडिट की सर्टिफाइड कॉपीज सीए फाइनल की, और आपको टिप्स बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ऑडिट का पेपर लिखना है और किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। देखो, काफ़ी सारे बच्चों को ये दिक्कत आती है कि सर ऑडिट की हम तैयारी तो कर लेते हैं बट आंसर्स को हम किस तरीके से लिखें सो दैट हमें एग्जाम में मार्क्स मिल जाए। तो देखो, सबसे पहले एग्जाम में अगर आपको मार्क्स चाहिए ना, तो आपको वैसा ही आंसर प्रेजेंट करना होगा जो आईसीए अपने सजेस्टेड आंसर में देता है। अब सर, ये आंसर सजेस्टेड आंसर में हमें कैसा पता लगेगा? आप जो भी कुछ भी मटेरियल से आप पढ़ते हो, जैसे मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप आईसीए के मटेरियल से ऑडिट को पढ़ो, क्योंकि देखो, अगर आपको ऑडिट में पास होना है तो आपको आईसीए का मटेरियल ही फॉलो करना पड़ेगा। उसमें जो कीवर्ड्स लिखे हुए हैं आपको कीवर्ड्स ही लर्न करने पड़ेंगे और कीवर्ड्स ही आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे, तभी जाके आपको आईसीए मार्क्स देगा। अदरवाइज आप कुछ भी रामायण लिख दो, मार्क्स आपको मिलेंगे ही नहीं। मैं भी आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा अपनी कॉपीज के अंदर जिनके आंसर मुझे नहीं आते थे, तो उनके अंदर मुझे फ्लैट 0 मार्क्स मिल रखे हैं। लेकिन बट मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन को प्रिपेयर करके गया था, जैसे एसए के क्वेश्चन होंगे और कुछ चैप्टर्स के जो क्वेश्चन है वो मैं प्रिपेयर करके गया था, पूरा का पूरा याद करके गया था, उसके सारे कीवर्ड्स याद करके गया था। इसीलिए मुझे उन क्वेश्चंस के अंदर मुझे पूरे के पूरे मार्क्स मिले। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें मुझे पूरे मार्क्स मिले और कुछ किसी क्वेश्चन में मुझे कम भी मार्क्स मिले हैं। तो चलो आओ देखते हैं। देखो, ये है मेरी ऑडिट की सर्टिफाइड कॉपी। देखो, तुम्हें पहले मार्क्स दिखाता हूँ। मार्क्स मेरे कितने हैं? 70 में से 39 मार्क्स है मेरे। ये अभी सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर, अभी ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू पार्ट है उसके अंदर भी तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे कितने मार्क्स हैं। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं कि मैंने सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा किया था। देखो, मैंने किया था सबसे पहले 2। अब देखो, आपको ना ये यहाँ पर कई बच्चे क्या करते हैं, पूरा आंसर लिखते हैं ANSERWER, आंसर टू क्वेश्चन सेकंड का ए। तो आपको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, खाली आप ये लिखो ANS2A। आप एग्जामिनर को ये लिखना चाहिए, जो चेकर है उसको बस ये लिखना चाहिए कि आंसर आपने किया है 2 का ए लिखा है। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर आप ANS भी नहीं लिखोगे ना, आंसर भी नहीं लिखोगे, ओनली लिख दोगे 2A, तो वो भी चल जाएगा। दैट इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि इसको लिखने के कोई मार्क्स नहीं है। एग्जामिनर को बस ये पता होना चाहिए कि ये कौन से क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है, राइट। अब देखो, पहले देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन कौन सा था। 2 का ए आ जाओ, ये फर्स्ट है। सेकंड में इसने हमसे पूछा था, देखो ये इसने पूरी रामायण से यहाँ पर बता दी है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट फॉर्चूनेट लिमिटेड का सीए प्रसाद कंसर्न है क्वालिटी को लेकर, इफेक्टिव कंट्रोल को लेकर। इसने लास्ट में क्या पूछा है? एसओपी के बारे में पूछा है, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में इसने पूछा है। और देखो, इस क्वेश्चन को मैं प्रिपेयर करके गया था अच्छे से। देखना इसमें मेरे कितने मार्क्स हैं। देखो, सबसे पहले मैंने इसमें लिखा क्या है, पहले मैंने हेडिंग डाली स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, एसओपी के बारे में लिखा कि एसओपी होती क्या है, ये भी मैं डेफिनेशन लर्न करके गया था। फिर मैंने लिखी ये फॉलोइंग हमारी एसओपीज है, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ये सारे कीवर्ड्स हैं, इनको मैं लर्न करके गया था। इनके अंदर का देखो, मैंने 1-2 लाइनों में इसको एक्सप्लेन कर रखा है। ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको बस हेडिंग लिखनी है और उसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है। रोटेशन ऑफ जॉब इन सेंसिटिव एरिया, डेलीगेशन ऑफ जॉब इन फाइनेंशियल सिस्टम, ये एफ पॉइंट हो गया। और लास्ट में मैंने इसका एक कंक्लूजन दे दिया, ये वाला। देखो कितने मार्क्स का क्वेश्चन था ये? 5 मार्क्स का। 2 का ए 5 मार्क्स का है और मुझे 5 में से 5 पूरे मार्क्स मिले हैं, क्योंकि कीवर्ड्स मैंने जो याद किए थे वो सारे के सारे लिखे हैं। कीवर्ड्स हमारे मेन है, इस क्वेश्चन में कीवर्ड्स के ही मार्क्स थे हमारे पास। नेक्स्ट आगे देखो, सेकंड का बी। अब देखते हैं सेकंड का बी क्या क्वेश्चन कहता था। सेकंड के बी में इसने इतनी बड़ी रामायण सी कह दी। अब इसने लास्ट में पूछा गया, इसमें हमें एडवाइस करनी थी, हमें इसमें एडवाइस देनी थी। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। तो मैंने स्टार्टिंग कैसे करी, पहले मैंने एक जनरल स्टेटमेंट से इसको स्टार्ट किया। शेड्यूल 3 को देखो मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, आपको अंडरलाइन भी करना है। जो चीज़ आपको लगे कि अंडरलाइन करने की है, जब आप आंसर लिख रहे हो ना तभी आपको अंडरलाइन करना है। ये मत सोचना कि पहले मैं पूरा आंसर लिख देती हूँ या फिर आंसर लिख देता हूँ फिर बाद में जाके जब टाइम लगेगा तो अंडरलाइन करूंगा। आंसर्स को आपको लिखते टाइम ही उसको अंडरलाइन करना है।
बाद में किसी को टाइम नहीं मिलता, 3 घंटे ही होते हैं सबके पास, ठीक है। और देखो पॉइंट्स में लिखने होते हैं आपको आंसर्स, हमेशा स्टेटमेंट फॉर्म में मत लिखना, पॉइंट्स फॉर्म में लिखना, सो दैट एग्जामिनर को चेक करने में भी आसानी रहे। ये मैंने तीन पॉइंट यहाँ लिखी है। ये क्वेश्चन मुझे बेसिकली इसका आंसर परफेक्ट नहीं था, ये वाला क्वेश्चन मैंने सबसे लास्ट में किया था क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता था। मैं बताऊं सेकंड के अंदर मुझे सेकंड का ए आता था, बी नहीं आता था, सी आता था। अब देखो सी, तो मैं दिखाता हूँ सी। ये हमारा प्रोफेशनल एथिक्स का होगा। ये है, हाँ प्रोफेशनल एथिक्स है। हमें कमेंट करना था चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 और उसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग कि कौन से क्लॉज या शेड्यूल के अंदर आता है, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, आंसर टू क्वेश्चन सी, फर्स्ट पॉइंट के अंदर क्या लिखा, एज क्लोज नंबर लिखा। क्लोज नंबर को पूरा का पूरा हाईलाइट कर दिया मैंने, पूरा इसको हाईलाइट करना तुम्हें, और फिर इसकी डेफिनेशन बतानी है कि इसके अंदर क्लोज 6 के अंदर क्या लिखा हुआ है वो आपको पूरा का पूरा बताना है, और मेन कीवर्ड्स आपको हाईलाइट करने हैं, मतलब अंडरलाइन करने हैं, राइट। और फिर देखो फर्स्ट पार्ट के अंदर तुमने क्लोज नंबर बता दिया और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो बता दिया। अब सेकंड पार्ट में ना इसको डिस्कस करो, इसी के बारे में कुछ चीजें एक्स्ट्रा बताओ। और फिर थर्ड पार्ट के अंदर क्या करो, एनालिसिस करो, जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ना वही सेम टू सेम उतार दो, उसको एनालाइज करना है आपको। और फिर फोर्थ पार्ट के अंदर कंक्लूजन दे दो। फोर्थ पार्ट में मैंने एक और क्लोज के बारे में डिस्कस किया थोड़ा सा, और फिर यहाँ पर लास्ट में एट द एंड यहाँ पर तुम अपना वो दे दो जो तुम्हारा कंक्लूजन है कि ये गिल्टी है या नहीं है। तो अब देखो मेरे को इसके अंदर 4 में से कितने मार्क्स मिले, 3 मार्क्स मिले हैं, मतलब पूरे मार्क्स तो मिले ही नहीं है, 3 मार्क्स मिले हैं, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कौन सा किया है, थर्ड का ए पार्ट देखते हैं कौन सा है। थर्ड का ए क्या कह रहा है, एन्यूमरेट द कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय कैग। तो जो कैग ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट करता है उसके अंदर उसके क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, ये भी मेरे को पूरा का याद नहीं था, ये मैं पढ़ के ही नहीं गया था। मतलब मैंने ये चैप्टर पढ़ा तो था बट ये मैंने कंटेंट नहीं पढ़ा था कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कंटेंट क्या होते हैं, विच आर सबमिटेड बाय द कैग। तो ये मैं बना के आया था, और देखते हैं बना के आने में क्या मार्क्स मिलते हैं। इसको भी मैंने लास्ट में किया था ऑब्वियसली है, क्योंकि मुझे आता नहीं था, तो मैंने जगह छोड़ रखी थी, इसके पेज छोड़ रखे थे मैंने, 3 पेज छोड़ रखे थे, लास्ट में आके इसको मैंने किया था। देखो मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे, इसमें शायद 0 मार्क्स, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, थर्ड का बी पार्ट, शायद थर्ड का बी पार्ट मुझे, हाँ थर्ड का बी पार्ट आ रहा था मेरे को। देखो इसके अंदर इसने पूछा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट कि अगर आप कंकरेंट ऑडिट कर रहे हो तो उसके अंदर आप क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे, क्या क्या चीज़ें आप चेक करोगे। देखो ये तो मैं याद करके गया था, ये तो पूरा मक्खन था, मैं बकायदा हाथों से लिख के गया था इन पॉइंट्स को, क्योंकि मुझे लग रहा था कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का आ सकता है। और आप यकीन मानोगे, मैं कल मेरा अगर पेपर है तो मैं एक दिन रात को ही ना, उसके पिछली रात को ही मैं पढ़ के गया था। और अच्छी बात यह है कि मैं जब एग्जाम था ना तब भी मैं इसको, एग्जाम सेंटर में जब मैं था तो मैं बाहर भी इसको पढ़ रहा था, इसी चीज को मैं पढ़ के गया था, मतलब इतना ये मेरे दिमाग में बैठ गया था। तो देखो कई बच्चे क्या करते हैं ना कि रात तक पढ़ लिया, मॉर्निंग में भी पढ़ लिया, एग्जाम सेंटर पे जाते हैं तो उसके आधा घंटा पहले अगर वो पहुंच जाते हैं, 1 घंटा पहले पहुंच जाते हैं, तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते, जो चीज़ उन्होंने नोट्स बनाए हैं उनको वो दोबारा रिवाइज नहीं करते। मैं क्या करता था, मैं कुछ भी कोई सा भी अगर पेपर देने जा रहा हूँ ना तो एंड मोमेंट तक ना उस चीज़ को पढ़ के जाता था जो मैंने नोट्स बना रखे हैं अपने। इससे फ़ायदा ये होता है कि क्या पता जो आपने अभी 5 मिनट पहले पढ़ा है वो 10 मिनट बाद आ जाए। और यही मेरे साथ होता था, बहुत बार हो चुका है मेरे साथ, जो चीज़ मैं पढ़ के गया हूँ उसको मैं अगर दोबारा रिवाइज करता हूँ ना एग्जाम से पहले ही, क्या पता वही क्वेश्चन, कभी कभी वही क्वेश्चन आ जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन में भी ये हुआ था, मैं पूरा का पूरा करके गया था। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, पहले मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में लाइन लिखी, फिर यहाँ से मेरा मेन आंसर स्टार्ट है। ये इसके आंसर है। देखो एग्जामिनर ने देखो यहाँ पर भी टिक कर रखा है, इसके मुझे मार्क्स मिले हैं। देखो एक ये पॉइंट था, इसके मुझे मार्क्स मिले हैं, इसके मुझे मार्क्स मिले हैं। ये देखो ये इसने यहाँ बॉक्स बना हुआ है, ओवरड्राफ्ट एंड ओवरसोल्ड पोजीशन, इसके मुझे मार्क्स मिले हैं। आपको समझ में आ रहा है कि आपको किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट करना है। देखो आपको आंसर्स वही लिखने हैं जो आईसीएआई ने अपनी मटेरियल के अंदर लिख रखे हैं। आपको कीवर्ड्स लर्न करने बहुत जरूरी है। रट्टा लगा लो, रट्टू तोते बन जाओ ऑडिट के अंदर, तो ऐसा है ऑडिट और लॉ के अंदर,
क्योंकि ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, आपको मार्क्स अभी मिलेंगे, तो जैसा आईसीएस चाहता है आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा। अब आ जाओ, देखो नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट का रिकंसिलेशन, बैलेंस एट द एंड ऑफ नोस्ट्रो अकाउंट। देखो एग्जामिनर ने देखो इसको चेक कर रखा है ना, इसको भी चेक कर रखा है, तो यहाँ पर मुझे मार्क्स मिले, देखो कितने पूरे पूरे होंगे शायद 4। 3 का बी पार्ट 4, 3 का बी कितने का है 5 मार्क्स का है, और मुझे कितने मिले हैं 4 मार्क्स मिले हैं। 1 नंबर नालायकों ने फिर भी काट दिए, पूरे तो मार्क्स दिए ही नहीं मतलब। अब देखो थर्ड का सी वही प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का। देखो मुझे कितने मार्क्स मिले हैं थर्ड के सी में। पहले मैंने क्लोज बताया, वही आपको शुरुआत करनी है, क्लोज बताया, फिर उस क्लोज में क्या लिखा है उसको बताया, फिर यहाँ पर मैंने डिस्कस किया, मतलब यहाँ पर मैंने एक और क्लोज बता दिया, और ये है डिस्कस वाला पार्ट, यहाँ पर डिस्कस कर लिया, और नेक्स्ट में कंक्लूजन, ये कंक्लूजन हो गया। देखते हैं 4 में से कितने मार्क्स मिले हैं, 4 में से 3 मार्क्स, मतलब पूरे मार्क्स तो देने ही नहीं है नालायकों को, कहीं ना कहीं तो इनको गुंजाइश करनी है, ठीक है। तो आपका जो आंसर है ना एकदम परफेक्ट होना चाहिए, आपको अपना आंसर इस तरीके से बना के लिखना है सो दैट दूसरी बच्चों की जो कॉपी चेक कर रहा है ना उससे परफेक्ट हो आपका आंसर, ये आपको चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ का ए, फोर्थ का इन्वेस्टमेंट कंपनी का था शायद ये क्वेश्चन, हाँ ये था, मुझे याद है इन्वेस्टमेंट कंपनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ के गया था। तो यहाँ पर इतना बड़ा तो 1-2 क्वेश्चन दे रखा है, इसको पढ़ने में टाइम लगेगा, फिर समझने में टाइम लगेगा कि लिखे कैसे, फिर आपको स्पीड बनाने में कि भैया इसके बारे में अब समझ में तो आ गया लिखना क्या है, अब इसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है ये भी नहीं पता, क्योंकि ये क्वेश्चन ही नालायकों ने इतना बड़ा दे दिया और क्लियरिटी नहीं है कि भाई क्या पूछा है इसके अंदर। क्योंकि अगर क्वेश्चन में पूछा होता फैक्टर्स बताओ, स्टेप्स बताओ, ऑडिट प्रोसीजर बताओ, तो वो तो हम पॉइंट्स फॉर्म में लिख देते। अभी इसमें कुछ ऐसा कंफर्म नहीं था, तो शायद मुझे इसमें कम ही मार्क्स मिले होंगे, शायद मिले ही ना हो। तो मैंने हेडिंग डाली प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर मैंने उसके बारे में पॉइंटों में लिखना स्टार्ट कर दिया, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, शायद इसमें मार्क्स मुझे मिले ही नहीं होंगे। फिर मैंने इंस्टांस केस में बता दिया कि एनालिसिस बता दिया केस का, फिर मैंने यहाँ पर कंक्लूजन दे दिया। देखो ये इसने कंक्लूजन में मार्क्स दे रखे, शायद 1 तो दिए होंगे, हाँ 1 मार्क्स कंक्लूजन का नालायकों ने 1 मार्क्स दे रखा है। समझ रहे हो क्या खेल चल रहा है यहाँ पर। अब देखो फोर्थ का भी, इसके बारे में भी आपको एक चीज़ बताऊंगा, बहुत अच्छी कहानी इसके बारे में भी। फोर्थ के बी में हमसे इसने पूछा था कि फॉरेंसिक ऑडिट प्रोसेस हमें बताना है। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ इसके पीछे कहानी क्या है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, स्टेप्स टू बी टेकन इन फॉरेंसिक ऑडिट प्रोसेस, ये क्वेश्चन का जो आंसर है ना, मैं जब रिवाइज कर रहा था रात को एग्जाम से 1 दिन पहले, तो ऐसे ही मैंने इसकी जो हेडिंग्स है ना फॉरेंसिक ऑडिट प्रोसेस की, क्योंकि देखो फॉरेंसिक ऑडिट का जो चैप्टर था ना वो मैं छोड़ने वाला था, तो मैंने सोचा कि यार अगर मैं इसको छोड़ रहा हूँ, अगर इसमें से कुछ आ गया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने क्या किया ना, इसके जो मेन कीवर्ड्स है ना, कीवर्ड्स को मैंने क्या कर लिया, एक जगह पर लिख लिया और उनको मैंने लर्न कर लिया। आप यकीन मानोगे फॉरेंसिक ऑडिट प्रोसेस के जो कीवर्ड्स दिख रहे हैं ना आपको, इनिशियलाइजेशन, डेवलप प्लान, ऑब्टेन एविडेंस, और ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, परफॉर्म एनालिसिस, आप यकीन मानोगे रिपोर्टिंग, ये सारे कीवर्ड्स में लिख के गया था और बाकायदा याद करके गया था इन कीवर्ड्स को, और मुझे नहीं पता था इसके अंदर क्या है। लेकिन देखो जनरल अंडरस्टैंडिंग तो होती है कि रिपोर्टिंग में क्या करना है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स में क्या होता है, डेवलप प्लान में क्या होता है, तो उसके बारे में मैं 1, 2, 3 लाइनें यहाँ पर प्रेजेंट करके आ गया था। अब देखो मुझे जो मेन मार्क्स मिले किसके मिले हैं, हेडिंग्स के मार्क्स मिले हैं। कंटेंट तो उनके पास टाइम ही नहीं है पढ़ने का, कंटेंट ढूंढना पड़ेगा आपका, वो देखते हैं हेडिंग। अब देखो इसके अंदर मुझे 5 में से 5 मार्क्स मिले, फोर्थ का भी, मतलब दिल खुश हो गया, 5 में से 5 मार्क्स। देख रहे हो, जो 2 महीने से पढ़ा उसमें से कुछ नहीं आया, जो मैंने 1 रात में पढ़ा उसमें से आ गया, और वही मैं लिख के आया तो उसमें पूरे के पूरे मार्क्स मिले। कितनी खुशी होती है ना। तो आपको भी यही करना है, जितना भी आपने पढ़ा है ना उसको आपको कई बार रिवाइज करना है और लिख के देखना है। कई बच्चों की आदत होती है वो बस पढ़ तो लेते हैं, लिखते नहीं है। भैया लिख के देखना है, कीवर्ड्स आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है, याद करने हैं आपको। ये मेरी बात को गांठ मान लो। अगर आपको मई 22 अटेम्प्ट में पास करना है अपना सीए फाइनल का एग्जाम, सीए फाइनल सीए बनना है,
और ऑडिट के अंदर पास होना है तो आपको लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि थ्योरी है ये। थ्योरी के अंदर जब तक आप हाथों से लिखोगे नहीं ना, तब तक काम नहीं चलेगा आपका। देखो, फोर्थ का सी, फोर्थ का सी भी एनबीएफसी वाला है। फोर्थ का सी है 4 मार्क्स का। इसके अंदर हमें नेट ऑन फंड निकालना था। अब देखो मैंने इसको कैसे प्रेजेंट किया था। नेट ऑन फंड, पहले मैंने आरबीआई का ये कुछ बताया, नेट ऑन फंड इतना होता है। फिर मैंने इसका कैलकुलेशन बताया कि शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड करते हैं तो ये आता है, और एक्सक्लूड, ये 2-3 आइटम होते हैं। फिर मैंने आरबीआई नॉर्म्स बताए, मतलब जितना आपने पढ़ा है ना वो सारा पॉइंट्स बता दो। फिर ये एक और पॉइंट मैंने बताया, फिर ये एक और पॉइंट मैंने बताया, इंस्टांस के एनालिसिस करा केस का, और फिर यहाँ पर मैंने दे दिया कंक्लूजन। देखते हैं इसमें कितने मार्क्स मिले हैं। 3। कितने मार्क्स का था ये? 4 मार्क्स का था, तो 4 में से 3 मार्क्स मिले मुझे। ठीक है, अच्छे अच्छे मार्क्स है। फिफ्थ, अब देखो फिफ्थ का ए, फिफ्थ का ए पार्ट में हमसे इसने पूछा है एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बारे में। इसने पूछा था सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। अब शायद ये कि मुझे कम ही मार्क्स मिले होंगे। पहले मैंने ऐसे नंबर बता दिया, ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। और देखो पहले कितने मार्क्स मिले इसमें, शायद मिले ही नहीं होंगे इसमें तो, क्योंकि इसमें भी ये आता नहीं था 0 मार्क्स, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को आता नहीं था, समझ में नहीं आ रहा मेरे को उस टाइम पे, समझ में नहीं आता। फिफ्थ का बी, फिफ्थ का बी, हाँ ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको भी मैं हाथों से, मेरे नोट्स के अंदर ये लिखा हुआ था, मैं बकायदा इसकी हाथों से प्रैक्टिस करके गया था। फिफ्थ का बी, अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ो, फिर लास्ट में जाके आप देखोगे ना, तो लास्ट में इसने हमसे पूछा क्या है, गिव इलस्ट्रेशंस ऑफ सजेस्टेड अप्रोच टू गेट द बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ कैट। तो आपको यहाँ पर क्या बताने थे, कैट्स के आपको बेनिफिट्स बताने थे, और मैं ये तो याद करके गया था। मैं कभी आपको नोट्स दिखाऊंगा अपने ऑडिट के, कि मैंने कितने ब्रीफ नोट्स अपने बना रखे थे, कि अगर कोई सा भी क्वेश्चन आ गया ना तो ये कीवर्ड तो यहाँ पर चेपने चेपने हैं। ऐसे इस तरीके से मैंने अपने नोट्स बना रखे थे ऑडिट के। तो देखो सीधी सी मैंने आंसर को कैसे प्रेजेंट किया, हेडिंग लिखी बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ कैट, सिंपल सा। फिर यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, उसके बारे में 2-3 लाइनें वो लिख दी। डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, इसके बारे में लाइन लिख दी। आइडेंटिफाई द फॉर्मेट एंड सोर्स ऑफ डेटा, ये कीवर्ड्स है हमारे, जिसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है। एक्सट्रैक्ट डेटा होता है, अप्लाई द क्राइटेरिया ऑन द डेटा एक्सट्रैक्टेड, ये कीवर्ड है, आप समझ रहे हो ना। और कंप्लीट एंड एक्यूरेट डेटा, ठीक है, ये सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे थे। अब देखो कितने मार्क्स मिले हैं, आजा भाई आजा, ये 5। और कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, 5, तो 5 में से 5 मार्क्स मिले, 5 में से 5 पूरे पक्के, बल्ले बल्ले हो गए यहाँ पर तो। फिफ्थ का सी, फिफ्थ का सी, देखो फिफ्थ का सी में नालायकों ने क्या पूछा है, इंडिकेट द सर्कमस्टांसेस व्हेन द कंपनी शुड नॉट इशू द पॉलिसी डॉक्यूमेंट। तो इस क्वेश्चन के, इसका जो आंसर था उसमें मैं कॉन्फिडेंट नहीं था। देखते हैं कितने मार्क्स होंगे। देखो मुझे अभी तक याद है कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस के क्या क्या आंसर दिए थे। यार याद तो होता है, इतनी मेहनत करी थी पेपर पास करने के लिए। पहले मैंने ईडा का कुछ बताया, फिर ये फलाना ढिमकाना कुछ बताया, ये बताया, ये बताया। मार्क्स तो बताओ सर, मार्क्स कितने आए हैं, बस ये बताया वो बताया छोड़ो, ये बताओ मार्क्स कितने हैं। अरे मुझे भी तो वही जानना है कि मार्क्स कितने हैं। 1 मार्क्स। फिफ्थ का सी मतलब 4, फिफ्थ का सी है 4 मार्क्स का, तो 4 में से 1 मार्क मुझे मिले। इतना बड़ा आंसर करने के बाद भी 1 मार्क मिले, क्योंकि मेरा आंसर मैच नहीं था ना आंसर की से, इस वजह से। अब आ गया फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे किसका होता है, एसए का होता है। याद रखना, आपको एसए भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाने हैं। अगर आपके एसए स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप ये मान लो कि ऑडिट का पेपर आपकी मुट्ठी में है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसने हमसे पूछा था, मिस स्टेटमेंट, रिस्क फैक्टर्स बताने हैं रिलेटेड टू मिस स्टेटमेंट दैट इज अराइजिंग फ्रॉम द मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसके अंदर एसए का रेफरेंस दे दिया। देखो यहाँ पर एग्जामिनर ने टिक कर रखा है, इसके मुझे मार्क्स मिले हैं। और फिर मैंने आगे कुछ एसए के बारे में बताया,
ये देखो ऐसे के बारे में बताया, देखो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, आपको भी अंडरलाइन करना है। इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट, ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, और ऐसे नंबर भी लिख दिया इसके बगल में, ऐसे 580। तो इसमें मुझे 5 में से 4 मार्क्स मिले। समझ रहे हो ना तुम लोग। फिर यहाँ पर मैंने बताया रिस्क फैक्टर्स। यहाँ पर रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है? इंसेंटिव्स, ये आपने पढ़ा होगा। इंसेंटिव्स, अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है मिस अप्रोप्रिएट करने के लिए एसेट्स को, और एटीट्यूड और इरेशनल बिहेवियर उनका। देखो ये तो इसमें मुझे 5 में से 4 मार्क्स मिले हैं। अब ना फर्स्ट का बी पार्ट, फर्स्ट का बी पार्ट क्या कहता था? फर्स्ट का बी पार्ट कहता है कि ये कुछ कहानी से इस नालायकों ने दे रखी है, डिस्कस करना है हमें इसको एसए के रिस्पेक्ट में। तो देखते हैं भी मैंने आंसर क्या दिया है। पहले मैंने एस पर ऐसे 402 बता दिया, फिर इसका ये पॉइंट सेकंड बता दिया। नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ अंडरटेकन, नेचर एंड मटेरियलिटी ऑफ सर्विसेज, इंटरेक्शन बता दिया, और नेचर ऑफ रिलेशनशिप ये बता दिया। 5 में से 5 भैया, बात खत्म। पूरा परफेक्ट आंसर था, 5 में से 5 मार्क्स इन्होंने मुझे मेरी झोली में पकड़ा दिए। नाउ फर्स्ट का सी पार्ट, फर्स्ट का सी क्या कहता है? इसके अंदर हमें ओपिनियन बतानी थी। देखो ये क्या पूछ रहा है हमसे? जस्टिफाई द टाइप ऑफ ओपिनियन विच सीए मधु शुड गिव इन सच सिचुएशन। तो हमें बतानी थी कि कौन सी ओपिनियन देगी मधु इस सिचुएशन के अंदर। तो टाइप ऑफ ओपिनियन इशूड और एक्सप्रेस, ये मैंने इसको हेडिंग दी। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट बताया, ये सेकंड पॉइंट के अंदर मैंने इसको एनालाइज कर दिया केस को, और थर्ड पॉइंट के अंदर एक और ऐसे के बारे में मैंने बताया, फिर यहाँ पर और उसको एनालाइज करा, और फिर मैंने यहाँ पर कंक्लूजन दिया, और फिर इन्होंने मुझे 0 दे दिया क्योंकि मेरा आंसर की से मैच नहीं हुआ, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये सारे मेरे क्वेश्चंस थे। तो अब देखते हैं इसका पूरा नटशेल। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 मार्क्स का था, तो 14 में से मुझे कितने मिले हैं? 9। 14 में से मुझे 9 मार्क्स मिले हैं। अब आ जाओ नीचे सेकंड मैंने क्या था? सेकंड में 14 में से मुझे 8 मार्क्स मिले हैं, मतलब आधे से ज़्यादा है। ठीक है, और थर्ड 14 का था 7 मार्क्स, मतलब मुझे आधे मार्क्स मिले हैं। फोर्थ 14 में से 9, वो तेरी की आधे से तो ज़्यादा मार्क्स मिले, बल्ले बल्ले। फिफ्थ 14 में से 6 मार्क्स मिले हैं, आधे से 1 कम मिले हैं। और सिक्स तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो मेरे सब्जेक्टिव के अंदर कितने मार्क्स थे? 70 में से 39। 70 में से मेरे 39 मार्क्स थे, मतलब आधे से ज़्यादा, मतलब 35 से मेरे ज़्यादा ही मार्क्स थे। और मैंने टारगेट भी ये बना रखा था कि अगर मुझे ऑडिट में पास होना है तो हर किसी में मुझे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में आधे से ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो 70 में से मेरे इसमें आए 39। अब तो मैं दिखाता हूँ अपनी MCQ। देखो ये है मेरी MCQ में मेरे कितने मार्क्स हैं? 12। तो 39 और 12 हो गए 51। और अब तो मैं दिखाता हूँ अपना रिजल्ट कि मेरे रिजल्ट में कितने मार्क्स आए? 51 ही आए हैं। ये रहे मेरे ऑडिट के अंदर 51 ही आए हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको ये ऑडिट के अंदर आपको किस तरीके से आंसर्स को प्रेजेंट करना है, और अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आपको किस तरीके से आंसर को लिखना है, सो दैट एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करे तो आपको मार्क्स प्रोवाइड कर दे, मार्क्स आपको जितने बनते हैं उतने मार्क्स दे दें। आप लोग को मेरी कॉपी से कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी अगर आप, और इसी चैनल पे ना मैंने FR की और FFM की भी कॉपीज डाल रखी है, और आने वाले टाइम में मैं और अपनी सारी दोनों ग्रुप की कॉपी डालूंगा। अभी मैं ग्रुप 1 की कॉपीज अपलोड कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं ग्रुप 2 की सर्टिफाइड कॉपीज भी अपलोड करूंगा। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट मैं आगे कोई सी भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले मिल जाए। और इसी चैनल पे ना मैंने एडवांस टैक्स और TDS TCS की वीडियो डाल रखी है, तो अगर आपको वो वीडियोस भी देखनी है, एग्जाम पर्पस के लिए भी वो है, डिटेल्ड मैंने वीडियो डाल रखी है। अगर आप एग्जाम भी प्रिपेयर कर रहे हो तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल है, या फिर अगर आप इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हो, इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आपको TDS TCS समझना है तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हो। और मैंने एक और वीडियो डाल रखी है DT की, जिसके अंदर मैंने 1.5 घंटे के अंदर DT को पूरा का पूरा रिवाइज करवा रखा है। मेन चैप्टर्स मैंने वहाँ पे रिवाइज करा रखे हैं, तो अगर आपने वो भी नहीं देखे तो वो भी आप देख लीजिए। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई बटन पे भी दे दूंगा। ओके बाय।